को आप सब ने 4 पिछले एपिसोड देखे और आपने देखा कि किस तरह से हमने इस किताब में से रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, घनश्याम वर्मा जी की इस किताब में से हमने 4 एपिसोड आपको अभी तक बता दिए हैं। आज 5वां एपिसोड आपके सामने है और हमने यहाँ आपको छोड़ा था उस वक्त, जो ये टेबल थी कॉइनेज एक्ट 1870, 1862 और 1835 के बारे में हमने आपसे बात की थी। आज हम आपको सिक्का अधिनियम 1906, जिसको कॉइनेज एक्ट 1906 के बारे में कहा जाता है, बात की जाती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये 1906 के मुख्य पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि असल में कानून बनाकर ये हमको कैसे लूटते आ रहे हैं। तो यदि आप अनाप शनाप किसी भी कानून को मानने लग जाओगे तो आपकी अगली पीढ़ियां गुलाम होंगी, ये तय है। आपको ये जानना जरूरी है कि इस कानून से भविष्य में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है आज के हिसाब से आप कानून को ये मान रहे हो कि अभी ये कानून जरूरी है, लेकिन अगर उसके दूरगामी परिणामों के विषय में आप नहीं सोचेंगे तो वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। 1-2 परिवारों में बीमारी होना चलो इत्तेफाक माना जा सकता है, 1-2 परिवार का गरीब होना या 1-2 परिवार का सोना लुटना, 1-2 परिवारों में लोन बढ़ना, कर्जदारी बढ़ना, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन पूरे के पूरे देश में हर परिवार में कर्जा और बीमारी का आ जाना और पूरे देश का कर्जदार हो जाना, ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इसलिए आपको इस षड्यंत्र को अच्छे से समझना होगा। पिछले 4 एपिसोड यदि आपने नहीं देखे हैं तो फिर इस एपिसोड को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। निडर इंडिया चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें हमने एक प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, उसका नाम ही ये है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। ये वाला एपिसोड भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो पहले वाले एपिसोड से शुरू कीजिए, उसी में प्लेलिस्ट में और एपिसोड्स भी हैं। और सबसे नीचे वाली जो प्लेलिस्ट है वो एजुकेशन की ट्रेनिंग की है, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा भारत में संसद की स्थापना करने के बाद, यानी कि संसद की स्थापना की पहले इन लोगों ने, ताकि लगे कि संसद से पास हुआ है। स्थापना करने के बाद ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट यानी वो पार्लियामेंट ब्रिटिश इंडिया की थी, भारत में अंग्रेजों के राज वाली पार्लियामेंट द्वारा 2 मार्च 1906 को द इंडियन कॉइनेज एक्ट नंबर 3 ऑफ 1906 पारित किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किया गया एक्ट नंबर 18 ऑफ 1835, नंबर 13 ऑफ 1862 और ब्रिटिश मुद्रा का द इंडियन कॉइनेज एक्ट नंबर 23 यानी 23 ऑफ 1870, जिसे ज्यों का त्यों हूबहू अपना लिया गया। इसका प्रमाणिक दस्तावेज कॉइनेज एक्ट 1906 एवं इसकी धारा 15 है। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुई शोषण ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा एक्ट के माध्यम से लूटपाट एवं शोषण लगातार जारी रहा, जो आज भी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का गवर्नमेंट रुपया भारत में प्रचलन में है, जिसका प्रमाणिक दस्तावेज कॉइनेज एक्ट 1862 है। यानी कि कॉइनेज एक्ट 1862 जब आपको दिया गया तो कॉइनेज एक्ट 1862 से ही, यानी यहां से चलता हुआ फिर ये कॉइनेज एक्ट 1862 की जो धारा 3 है, जो 1835 की धारा 18 है और 1870 की धारा 23 है, ये यूं की त्यों उठा करके यहां पर कॉइनेज एक्ट 1906 में ले ली गई। ये पहले भी होता आया, हमने आप पिछले 4 एपिसोड्स में आपको बताया कि होगा क्या कि पहली सरकार एक कानून बनाएगी, लोगों में उसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है, थोड़ा बहुत विरोध हो, सरकार बदल दी जाएगी, लोगों का विरोध कम थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाएगा और पिछली सरकार के कामों को ज्यों क्या त्यों अगली सरकार इस्तेमाल कर लेगी और उसको ऐसे ही लागू कर देगी। ये एक्सपेरिमेंट कब से चल रहा है आप देख लीजिए, यानी 1835 भी यही कह रहा है और आज 2025 भी यही कह रहा है।
यानी 200 साल बाद भी आपको ये फर्क नजर नहीं आएगा यदि आप देख सकते हैं तो। इसलिए जरूरी है कि आप उसको देख पाए। ये गवर्नमेंट रुपये के नाम से जब मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का गवर्नमेंट रुपया जो भारत के प्रचलन में है, इसका प्रमाणिक दस्तावेज है, यानी अभी भी ये प्रचलन में है। आपके सामने जो ये रुपया है, जो ये नोट आप यूज करते हो, ये गवर्नमेंट रुपया इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुपया है। भारतीय रुपया कुछ और है। भारतीय रुपये को वो कूटकर्ण नहीं कर सकते, गवर्नमेंट रुपये को कूटकर्ण कर सकते हैं। और रुपया किसी भी देश की संप्रभुता है, उसकी सोवरेनिटी है, और भारत एक सोवरेन स्टेट है, तो भारत की करेंसी रुपया है, भारतीय रुपया। और जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो गवर्नमेंट रुपया है, और गवर्नमेंट रुपया इंग्लैंड का है, और वो अंग्रेजों का है, ब्रिटिशर्स का है। यानी यदि आप आरबीआई से ये भी पूछोगे कि आप जो ये हमको दे रहे हो, ये ब्रिटिश रुपया है, गवर्नमेंट रुपया है, या भारतीय रुपया है, तो आपको पता चलेगा। भारतीय रुपये को कूटकरण करने की इनकी औकात नहीं है। और जो आप कमाते हो भारत के लोग, वो भारतीय रुपया कमाते हो। इसको समझिए। आप कमाते हो धन, आपको दिया जाता है कागज का टुकड़ा, लेकिन आप अनाज कमाते हो, आप पशुधन कमाते हो, आप मेहनत करते हो, जो सूर्य की ऊर्जा से जो इस्तेमाल करते हो उसको आप कमाते हो। आप बताइए कि आपने जो गेहूं कमाया है, यानी जो आपने उगाया है, किसान ने जो प्रोडक्शन किया है, क्या वो गेहूं कभी भी ऐसा हो सकता है कि आज 40 कैलोरी दे रहा है या 40 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा दे रहा है, और उतना ही गेहूं जो है थोड़े दिनों के बाद जो है वो कहेंगे कि नहीं भाई ना, कल से ना गेहूं जो है वो 40 कैलोरी नहीं देगा, 30 कैलोरी देगा, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है। दे ही नहीं सकता भाई। वो उगने के लिए वो पर्टिकुलर बीज जितनी ऊर्जा पहले दिन दे रहा है, उतनी ही ऊर्जा आखिरी दिन देगा, और शुरू से लेकर के आखिरी तक उसका स्टैंडर्ड कभी भी कम नहीं होगा, उसका कूटकरण नहीं हो सकता, उसकी ऊर्जा का कूटकरण नहीं हो सकता। तो उसके बराबर में जो रुपया दिया जाता है, धन के बराबर में जो आपको कागज दिए जाते हैं, उसका कूटकरण कैसे हो सकता है? थोड़ा सा आप इसको ओपन माइंड से सोचिएगा। प्रो गवर्नमेंट सोच करके, या जो आपको किताबों में पढ़ाया गया है वो सोच करके नहीं दे आपने इसका जवाब देना है। आपको इसका जवाब देना है लॉजिकली, जो हम कह रहे हैं कि ऊर्जा का कूटकरण कैसे कर सकते हो। उसी चीज की वैल्यू, यानी कि किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन है वो, और वो मापन ऊर्जा है, और ऊर्जा का ही रूपांतरण किया जाता है लेन देन में, और उसी को मापने का एक जरिया है रुपया, ये करेंसी। तो आप इसका कूटकरण कैसे कर सकते हो, यानी कि इसका डिवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो? अगर किया है तो पहली बात, आपने नेचुरल जो प्रिंसिपल हैं, जो नेचुरल जो लॉ है, उनको तोड़ा है, जिनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। हर कानून का यही, एक कानून के मतलब किसी भी दुकान का यही स्लोगन रहता है कि सबसे ऊपर नेचुरल जस्टिस रहेगा। तो इसमें अब इसको अब पढ़ते हैं कि भारत को लूटने के लिए षड्यंत्र कैसे चालू किया। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं, जितना भी अभी तक प्रोसेस में हम गुजरे हैं, कि भाई यदि आपने इसको समझ लिया और आपने इसको जान लिया कि ये किस तरह से हो रहा है, जहां तक आप पहुंच चुके हैं। चलो, हम अंग्रेजों से कितना सोना लेकर के आ सकते हैं, वो समय के गर्भ में रखा है, भविष्य में रखा है कि हमारा सोना है, हमको वापस दीजिए। परंतु कम से कम अब इससे आगे हमारी अगली पीढ़ियों का तो, उनकी ऊर्जा का तो कूटकरण ना हो, उनका तो सत्यानाश ना हो, उनका तो शोषण ना हो, यह सुनिश्चित करना तो हमारी इसी पीढ़ी का काम है ना। तो कम से कम यहां तो रुक जाए लूट, कम से कम यहां तो रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स हो जाए। चलो, आपने कह दिया कूटकरण करके यहां तक ले आए, अब तो कोई एक चीज फिक्स कर दो आप उसके बराबर में। अगर इसका नाम बदलकर ई रुपया रख दिया, फिर आप नहीं कर पाएंगे। और ई रुपया और भारतीय रुपये में फिर फर्क है, जैसे गवर्नमेंट रुपया और भारतीय रुपये में फर्क है। भारत का रुपया रहेगा जब तक भारत भारत रहेगा, और भारत तब तक भारत रहेगा जब तक भारत गांव आधारित है। इसीलिए प्रत्येक गांव के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज डाली जा रही हैं, प्रत्येक गांव में कोई ना कोई उद्योग धंधा लाया जा रहा है,
प्रत्येक गांव को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाला जा रहा है, प्रत्येक गांव को शहर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, गांव की पंचायत की वैल्यू को कम करके शहरों से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वहां पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार ही कंट्रोल करने लग गई है, वहां पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को ही सरपंच बनाने की प्रक्रिया जारी है, ग्राम सभा को खत्म किया जा रहा है, गांव को गांव ना रहने दिया जाए तो गांव के आसपास कोई भी हाईवे निकाल करके उसको कह देंगे कि इसके अंडर अब आप लोग जो है रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। तो गांव को खत्म किया जा रहा है, गांव खत्म, गांव की वैल्यू खत्म तो भारत खत्म, भारत खत्म तो भारतीय रुपया खत्म, जंगल खत्म तो आदिवासी खत्म, आदिवासी खत्म तो भारत खत्म। अब आपको भारत बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, गांव बचाना है तो गांव की परंपरा बचानी पड़ेगी, परंपरा बचानी पड़ेगी तो जंगल बचाना पड़ेगा, और अपनी अर्थव्यवस्था को जंगल, खेती, उत्पादन आधारित बनाना पड़ेगा और रुपए को गांव से निकालना पड़ेगा। दिस इज द सोल्यूशन मेन, मोटे तौर पर। आपको अभी लगता है कि बहुत मुश्किल लग रहा है, बट एक बार समझ आ जाए वो तरह की, ये तो बहुत आसान है, जिंदगी ही आसान हो जाएगी, खुशनुमा जिंदगी हो जाएगी, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारियां, परिवार का टूटना सब खत्म हो जाएगा। बट अभी समझ की कमी है, इसलिए आने वाले वक्त में हम इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पर लेकर के जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। जब हम जो प्लान हम कर रहे हैं 8 जुलाई को अपने इस गांव फफड़ाना में जो पेरेंटिंग पर अपनी किताब के विमोचन के प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हम बहुत जल्दी अपनी जानकारी आपको शेयर कर देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं किसी वीडियो में। आप लोग तब तक निडर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते भी रहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि एक षड्यंत्र के तहत सन 1882 में द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट नंबर 20 ऑफ 1882 भारत में लागू किया गया, जिससे सोने चांदी के रुपए के बदले पेपर करेंसी जारी की गई। यानी पहली बारी 1882 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया और उसमें पेपर करेंसी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि पेपर करेंसी सोने और चांदी के सिक्कों की का वैध निविदा है, लीगल टेंडर है। यानी कि आप सोने चांदी में ट्रेड करो या फिर पेपर करेंसी में, दोनों की वैल्यू बराबर है, या सोने चांदी के सिक्कों का सर्टिफिकेट है। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के रूप में सोना रखकर पेपर करेंसी छापने लगी और भारतीयों द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया। उस समय और सोने चांदी के सिक्के या पेपर करेंसी दोनों के मूल्य बराबर थे। इसका प्रमाणिक दस्तावेज द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट नंबर 20 ऑफ 1882 है। यानी कि इसका ये पेपर करेंसी एक्ट। अब इसको आप समझिएगा, ये लाइन आपको पक्का याद कर लेनी है। यानी इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आपको अभी तक की बात समझ में नहीं आई है। इसका मतलब कि किस वैध जो रुपया होगा उसका स्टैंडर्ड स्थिरांक होगा, स्थिर अंक, कांस्टेंट होगा, उसको बदला नहीं जा सकता कि इसका स्टैंडर्ड फिक्स है बस। और जब रुपए का या किसी भी मुद्रा का, जब किसी भी वैध रुपए का या किसी भी देश की करेंसी का अगर जो मानक है यानी स्टैंडर्ड है, अगर वो फिक्स है तो किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता। और अगर उसका स्थिरांक नहीं है, अवैध रुपया जो होगा उसका स्टैंडर्ड घटता और बढ़ता है। और यदि उसका स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, तो फिर गरीब का शोषण होता रहेगा और अमीर की अमीरी बढ़ती जाएगी। यानी गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। यदि स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है तो सरकार अमीरों के साथ मिलकर जितने मर्जी नोट छापती रहेगी और अमीरों को लोन देती रहेगी, और उस लोन के बदले में अमीर जो है वो गरीब का जमीर तक खरीदने की उस पोजीशन में आ जाएगा। और इसीलिए फिर चाहे उसको पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगा, वो जजेस को भी प्रभावित करेगा, भ्रष्टाचार को भी ले आएगा, नशे को भी आगे बढ़ा देगा, अपराध को भी बढ़ा देगा और समाज को तोड़ने का काम भी करेगा। तो ये इसको आपको समझना है। हम पेज नंबर 28 तक पहुंच गए हैं। जब गवर्नमेंट ने जब ये सब किया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको खूब विरोध किया था। शायद मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन आपके सामने ये बड़ा जरूरी होना चाहिए। ये जो प्रोफेसर केन्स हैं, ये अर्थशास्त्री बोलते थे अपने आप को, अनर्थशास्त्री ही लिखा है हमने तो। अर्थशास्त्री है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनर्थशास्त्री प्रोफेसर केन्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग अर्थशास्त्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने हाथ में कानून की किताब लेके रखते थे
तो उनको लगता है कि शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के डॉक्टरेट किया था, उन्होंने पीएचडी कानून में की थी, जबकि रियलिटी ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इकोनॉमिक्स की पीएचडी किए हुए थे। तो उनको रुपए का बहुत अच्छे से ज्ञान था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब है रुपए की समस्या, उसमें इन्होंने इस पूरे खेल को एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो जितने भी लोग इसको समझना चाहते हैं इस किताब से पहले, तो रुपए की समस्या को समझ लें। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सिक्के की जगह पेपर करेंसी अत्यधिक मात्रा में छपने लगी और सिक्योरिटी मनी के रूप में सोना चांदी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया और दुनिया की सबसे बड़ी लूटपाट को अंजाम देने के लिए जो साजिश पेपर करेंसी को प्रचलन में लाकर रची गई और भारत की जनता की खून पसीने से कमाई गई धन सोना चांदी को लूट लेने के लिए अगस्त सन 1925 में रॉयल कमीशन, यानी कि जो कमाई गई हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन का मतलब दूसरा एक नाम है हिल्टन यंग कमीशन, वो हिल्टन यंग की अध्यक्षता में इस आयोग को इंग्लैंड से भारत भेजा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वर्ण मान विनिमय यानी गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त करना था और भारत में केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना करना था। बाद में इस केंद्रीय रिजर्व बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक रखा गया, जिससे वैध रुपए को समाप्त करके गुलामों के लिए अवैध रुपए से विनिमय कराना, जिससे उनकी पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक गुलाम, ताकि उनकी पीढ़ियां आर्थिक गुलाम बनी रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक गुलाम बनी रहे एवं भारत के समस्त प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटेन के कब्जे में रखना था। आज भी जो उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों का जो सरपरस्ती है वो इंग्लैंड ही कर रहा है और वो असल में तो इजराइल कर रहा है। यानी इजराइल ने अपना दफ्तर बना रखा है अमेरिका में, जैसे जिसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हो, जिसको आप यूएनओ के नाम से जानते हो, यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हो, जिनको आप किसी भी नाम से जानते हो। जो डॉलर का राज है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आज तक अमेरिका में, इसको समझिएगा ध्यान से, जैसे भारत में हो रहा है 1947 के बाद, वैसे ही अमेरिका की आजादी जो हुई, उस अमेरिका की आजादी के बाद से आज तक एक भी प्रेसिडेंट अमेरिका का ऐसा नहीं है जिसका ब्लड लाइन जूस ना हो, यहूदी ना हो। यहां तक कि ओबामा की मां भी यहूदी थी। यानी इसको बड़ा समझने की बात है। किसी को भी ये लोग जब वहां पर अपॉइंट करते हैं, उस जगह पर रखते हैं, तो वो यहूदी होना जरूरी है। तो अभी ट्रंप तक से, शुरू से लेकर के और ट्रंप तक अगर आप आते हो तो अमेरिका के सारे राष्ट्रपति यहूदी हैं और उनको बनाता है इजराइल, पोप, वहां से वेटिकन से चलता है सारा खेल। दुनिया को राज करता हुआ अमेरिका दिखाई देता है, लेकिन असलियत में राज कहीं और से चल रहा होता है और रुपए को इसी तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है हर जगह। यहां पर भी यही किया गया कि भाई आपकी सारे संसाधन जो हैं वो उनके कब्जे में रहें। तो यहां पर जितने आपको बड़े उद्योगपति नजर आएंगे, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, नंदन नीलकेणी है, अजीम प्रेमजी टाइप के हैं, छोटे मोटे और नारायण मूर्ति जैसे लोग हैं, ये सब बड़े उद्योगपति जिनको हम लोग कहते हैं, इनके सबके कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लैक रॉक जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनियां ही इनकी फंड्स को मैनेज करती हैं। तो इनका सारा का सारा कारोबार वहीं से चलता है और उन्हीं के हिसाब से चलता है और उन्हीं के इशारे पर चलता है। वो जब चाहे इनको रगड़ सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि जब यहां किसी मित्तल को या जिंदल को अगर कोयले की खदान दी जाती है तो असल में उसकी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी कंपनियां, जो रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड फैमिली और जो 13 जिनको हम लोग रॉयल फैमिलीज के नाम से जानते हैं, जो ग्लोबल चोर हैं, वैसे उनको ग्लोबल एलिट्स बोलते हैं, उनकी फंडिंग, मतलब उनके पास असल में इनका धन रहता है। तो इसको रखना है। इस कमीशन के भारत आने पर भारत के अर्थशास्त्री इस कमीशन के और ब्रिटिश सरकार के गुणगान करने लगे। जैसे आजकल बिल गेट्स आया हुआ है और यहाँ उनके जो उद्योगपति हैं वो लगे रहते हैं, उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते जो नेता बने हुए हैं वो उनके आगे पीछे घूम रहे। आजकल आप देख रहे होंगे, हैं जी बिल गेट्स जी
मतलब वो बिल गेट्स को अपना बाप समझते हैं सर। अब देखें ना उनके हाव भाव देखना, उनके एटीट्यूड देखना उनका, कि कैसे किसी देश का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के सामने ऐसे सर झुका रहा है, जबकि बिल गेट्स भी पुतला है। आजकल वो फेस बना हुआ है। सिर्फ एक अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कमीशन का विरोध करते हुए शानदार तथ्यों को रखते हुए भारत के भविष्य को बचाने के वाले विध्वंसक दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विरोध जताया। केवल एक अर्थशास्त्री ने। फिर भी भारत के किसी अर्थशास्त्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के पक्ष में रहे। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट भी उस कमीशन के सुझाव को मान गई। यानी आज यदि आप इन नेताओं को सोचोगे कि ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे, तो भूल जाइए, हमको ही अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। स्वर्ण मान और स्वर्ण विनिमय मान के गुण दोष एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रोफेसर केन्स के विचार क्या क्या थे। स्वर्ण मान और स्वर्ण विनिमय मान यानी कि इस दोनों मानकों के गुण दोषों की विवेचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, आज भी सटीक है। इसलिए इन दोनों में अंतर जान लेना आवश्यक है। अब इसको समझिएगा दोनों को, स्वर्णमान और स्वर्ण विनिमय मान वो क्या है जिसको आप अभी समझना या समझाना चाहते हैं। स्वर्णमान के अंतर्गत सोने के सिक्कों का वास्तविक लेन देन किया जाता है। इसके विपरीत स्वर्ण विनिमय मान से कागजी मुद्रा का व्यवहार होता है, जिसके लिए निश्चित दर से सोने में परिवर्तन करने की सरकार की गारंटी होती है। जैसे आजकल आप नोट देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको समझना पड़ा, कमाल की चीजें निकल के आएंगी। यानी या तो आप सोने और चांदी के सिक्कों में ही ट्रेड कर लो, या फिर आप उसकी कीमत के बराबर का कागजी नोट ले लो और उसमें उसकी गारंटी जो है वो सोने में परिवर्तन करने की गारंटी सरकार की होगी। जब चलो आगे आएगा वैसे ये, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि रिजर्व बैंक में जब भारतीय रिजर्व बैंक बना या केंद्रीय रिजर्व बैंक बना, वहां पर उन्होंने एक क्लॉज रखा हुआ है कि अगर मतलब सोना देने की जो गारंटी है वो किसकी है, रिजर्व बैंक की, लेकिन उसमें लिखा है कि अगर सरकार ने मना कर दिया देने से तो रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। यानी कि जो आपका सोना रखा जाता है वो आपको रुपए के बदले नहीं दिया जाएगा यदि सरकार कह दे कि हमारे पास सोना नहीं है। लेकिन वैसे वो स्वर्ण विनिमय मान में चलेगा ऐसे। तो प्रतिभूति होती है। इन दोनों मानकों के गुण दोषों के विषय में जो विवाद चल रहा था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स जैसे विश्व विख्यात और कथित अर्थविद से बौद्धिक मुकाबला करना पड़ा। प्रोफेसर केन्स का तर्क था कि स्वर्ण मान एक अत्यधिक कठोर मानक है। इसके अंतर्गत किसी देश में मुद्रा की मात्रा इस बात पर निर्भर होती है कि उस देश में कितना सोना संग्रहित है। सोने की मात्रा अधिकांश रूप से प्राकृतिक संपत्ति पर निर्भर है। इसका अर्थ है कि स्वर्ण मान द्वारा मानवीय व्यवहार का प्रकृति के चक्र से अकारण संबंध जोड़ना, इसलिए मुद्रा उत्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन नहीं आ सकता। प्रोफेसर केन्स के अनुसार स्वर्ण विनिमय मान स्वाभाविक रूप से लचीला होता है, अतएव भविष्य काल भारत के लिए आदर्श सिद्ध होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा यह सत्य है कि स्वर्ण विनिमय मान लचीला है, परंतु लचीलापन दोधारी तलवार होता है। यह जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी। स्वर्ण विनिमय मान के अंतर्गत मुद्रा कितनी तैयार की जानी चाहिए, यह पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर होता है। यदि राजनीतिक गैर जिम्मेदार होंगे तो बेलगाम मुद्रा निर्माण की संभावना हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ने से आम इंसान पर भारी बोझ आ सकता है और समाज में अस्थिरता फैलने का भय उत्पन्न हो सकता है। यदि इससे बचना है तो मुद्रा निर्माण पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। इस लिहाज से स्वर्ण विनिमय मान के स्थान पर स्वर्ण मान अपनाना श्रेयस्कर होगा। यानी प्रोफेसर केन्स कह रहा है कि मुद्रा उत्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन नहीं आ सकता, क्योंकि सोना जो है वो फिक्स है किसी देश में। इसलिए भारत में जो है वो
स्वाभाविक रूप से स्वर्ण विनिमय मान जो है उसको लागू कर दो। जबकि इसका तीव्र विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, अगर कल को राजनीति करने वाले बेलगाम हो गए और उन्होंने अपनी मर्जी से मुद्रा छापनी चालू कर दी, जो कि अभी हो रहा है, तो मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ने से आम इंसान पर भारी बोझ आ सकता है और समाज में अस्थिरता फैलने का भय उत्पन्न हो, जो आज हो रहा है। यदि इससे बचना है तो मुद्रा निर्माण पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। यानी कितने नोट छाप सकते हो, यह सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है कि तुम कितने डिजिट इश्यू कर सकते हो लोन के रूप में। ऐसे थोड़ी ना कर देंगे कि आप बटन दबाया और आपने कहा जाओ मिल गया लोन तुम्हारे को, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये तो सारा कुछ बर्बाद कर देगा ना, सारा खेल। इसलिए स्वर्ण विनिमय मान नहीं, स्वर्ण मान यानी गोल्ड स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। उस समय सभी भारतीय अर्थशास्त्रियों ने, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोफेसर केन्स का तर्क स्वीकार किया और अंबेडकर द्वारा 98 साल पहले दी गई चेतावनी आज भी समय की कसौटी पर 100% खरी उतरती है। जैसे आज जब भी पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास करना होता है तो ये लोग विरोध करने वाले विधायकों और सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। वही काम उस वक्त हुआ कि उन लोगों की ही मानी गई जो पहले से ही तय था, जैसे आजकल भी हो रहा है। आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहेंगे तो आपको भी इन विषयों पर बोलना होगा और इनकी जानकारी इकट्ठी करनी होगी। अगले पेज नंबर 31 पे जब आप पहुंचते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक विचार और दर्शन व स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, इसका प्रमाणिक दस्तावेज है। यानी जो इनके विचार है और उनका दर्शन है वो कहां है? द स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, वहां पर उन्होंने दिखा हुआ है। अंग्रेजों की इस पेपर करेंसी के षड्यंत्र में भारत की जनता फंस चुकी थी। भारत के सभी धन अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। कितना धन चला गया? जैसे अभी एक अखबार में छपा था 5000 कुछ इतना टन सोना था या ऐसा कुछ था। भाई आपसे झूठ बोला गया। 5000 करोड़ या इतना 1000 करोड़ नहीं था। ये अभी जानकारी देते हैं और ये छपी है। कहां छपी है? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अभी ब्रिटेन में जो है उसने छापी थी। हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि 1933 में जैसे अमेरिका के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, वैसे ही यहां पर भी अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर, अचानक से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। क्यों? 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक लेकर आना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आया ना, तो उससे 1 साल पहले। अब आप षड्यंत्रों को समझिएगा। और आपके दादाजी तो अंग्रेजों, मान लीजिए आपके दादा ने 1933 में ये कर दिया खत्म। इससे पहले अगर उन्होंने कोई नोट यूज कर रखा है, उस नोट के बदले तो सोना रखा है ना उनके पास, उसी नोट के बदले दूसरा नोट मिला होगा, उसी के बदले कोई और दूसरा मिला होगा, उसी के बदले दूसरा मिला होगा। यानी वो सोना तो अभी भी देनदारी में है ना। आप इसको समझना कि वो रुपए के बदले वाला सोना तो हमको दे दो कम से कम। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी आपके रुपए जो आपने पैसा कमाया है, अगर कर्जदारी है तो वो कर्जदारी आपके बच्चे को जाएगी, आपने लेनदारी है तो वो लेनदारी भी जाएगी अगली पीढ़ी को। तो आपके दादाजी ने जो लेनदारी है वहां, जो उनकी देनदारी है अंग्रेजों की, तो वो अभी भी बची हुई है। उसको हम कितनी है वो समझना। ब्रिटिश हुकूमत अपने षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए 1933 में अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी और जनता के हाथ में सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। भारत की लूटपाट के इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना थी। दिसंबर 2013 में प्रकाशित, यानी कि यह छपा है 13 में, आज से 12 साल पहले, स्टडीज इन अपील्स इकोनॉमिक्स इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862 से 1935, एसए करेंसी बोर्ड, एसए क्वासी करेंसी बोर्ड, चार्ल्स बिट्रेव एंड कूट स्टूलर द्वारा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की शोध ग्रंथ के अनुसार भारत द्वारा सन 1862 से 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत के द्वारा
37,440 करोड़ वैध रुपया दिया गया। वैध रुपया, सोना और चांदी दिया गया। इस रुपए को सोने के मानक स्टैंडर्ड से बदला जाए, यानी सोना भी दिया चांदी भी दिया। तो हम इसको अगर एक सिंक्रनाइज करें कि इतना सोना इतना चांदी, ये इसकी बजाय इसको सीधा इस सोने में ही तब्दील कर लो कि चांदी की कीमत के हिसाब से, तो जो रुपया था वो 37,440 था। एक मोहर जो 10 रुपए की थी, इस हिसाब से टोटल मोहर हो गई 3744 करोड़। और इसको अगर 11.664 तोले के हिसाब से मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो, तो शुद्ध जो सोना कितने किलो था, 43 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 43 करोड़, ये 43 करोड़ 67 लाख 160 किलोग्राम शुद्ध सोना। यानी यदि इसे टनों में बदला जाए तो 4,36,700 शुद्ध, इतने टन शुद्ध सोना, और 16,000 आगे किलो भी बनता है, ये तो आगे तो वो तो अलग ही है। अब आप सिर्फ टनों में कैलकुलेशन करके देखो तो इतना सोना बनता है। अब 60 किलो सोना, 160 किलो सोने को छोड़ थोड़ी देंगे, लास्ट का जो है 160 किलो बिना ना, 160 किलो सोना। और ऐसे दशमलव के बाद केवल इतना पढ़ने का नहीं है मतलब। अब इसको आप समझिए, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था प्रेसिडेंट का जो उस टाइम पे, ये 1933 में अमेरिका में हुआ था कि इश्यूड 5 अप्रैल, इस किताब में थोड़ा साफ है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है। Issued on April 5, 1933, all persons are required to deliver on or before 1 May 1933 all gold coins, gold bullion and gold certificate now owned by them to a Federal Reserve Bank branch or agency or to any member bank of Federal Reserve System. Executive order. यानी ये कोई कानून नहीं था, सिर्फ एक आदेश आया। जैसे अभी कहा इतना सोना रख सकते हैं, कानून नहीं है, ये आदेश है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एक नोटिफिकेशन है खाली। उसके हिसाब से इन्होंने कहा अब तुम्हारे पास जितने भी गोल्ड सर्टिफिकेट, गोल्ड बुलियन और गोल्ड कॉइन है, सब के सब 1 मई 1933 से पहले पहले जमा कर दो सरकार के पास, सरकारी एजेंसी के पास, और फिर आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया। अब ये इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट, ये जो क्वासी करेंसी बोर्ड है ना, ये वाली बात कर रहे हैं। इस दस्तावेज के अंदर ये जो मैटर जो हमने कहा, जो बताया, ये मैटर इसमें सेफ है, मतलब लिखा है, सॉरी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1862-1935 के बीच भारत से सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया गया वैध रुपया है, जो आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, जो भारत की 125 करोड़, उस टाइम की बात है जब लिख रहे थे, आज 140 कर दो, 125 करोड़ जनता का। वैसे इतने लोग तो मर ही चुके हैं इसके बाद में, जो ये ड्रामा चल रहा था ना, जो केमिकल डाला था, इतने लोग तो इससे ज्यादा मर चुके हैं। 6 महीने में लगभग 6-7 करोड़ लोगों को मरने की खबर है, शमशान घाट का आंकड़ा है। रोज लोग टपक भी रहे हैं उस केमिकल की वजह से, और बाकी जो छोटे बच्चों को बचपन से लग रहे हैं उसकी वजह से तो फिर अभी 20-25 साल के युवाओं का भी काम हो रहा है, वो भी चलते चलते टपक रहे हैं। इसको भी समझना आप, छोटे बच्चों को लगने वाले भी उतने ही कारगर हैं। तो 125 करोड़ जनता का सोना है। इस विषय पर अब तक सभी सरकारें मौन क्यों? अगर भारत की जनसंख्या 125 करोड़ मान ली जाए और सोने को प्रति व्यक्ति बांटा जाए, तो जनता में डिवाइड करेंगे यदि, तो एक आदमी के हिस्से में 349.360 ग्राम सोना आएगा। इसकी जो कीमत है वो करीब करीब मेरे ख्याल से इतने ग्राम सोने की कीमत 10-15 लाख रुपए से ऊपर ही होगी, 20-1 लाख के करीब बन जाएगी। यह ब्रिटेन के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोध ग्रंथ इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट ऐसे क्वासी करेंसी बोर्ड में उल्लेखित भारत के शोषण और लूटपाट का प्रमाणित दस्तावेज है। ये कोई अपने पास से बनाया गया खेल नहीं है, या हम कोई बात अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, ये ऑलरेडी फिगर्स वहां पर दिए हुए हैं। क्या आजादी के बाद भारत की सरकारों ने सिक्योरिटी मनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की? नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। यदि आप इसको समझेंगे, कार्रवाई तो तब करेंगे जब उनको इस बात का पता हो, या वो सच में कुछ ऐसा करना चाहते हो कि वो आपके साथ में हैं, या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप उनकी प्रायोरिटी में आते हैं। जिन उद्योगपतियों ने उनको
पैसा दे करके बिठाया है, उन्हीं उद्योगपतियों के लिए वो काम करना चाहते हैं, उन्हीं उद्योगपतियों की आज्ञा का वो पालन करने के लिए बैठे हैं, उन्हीं उद्योगपतियों को वो लोग अपना सरपरस्त मानते हैं और वही उद्योगपति उनके आका हैं। तो कानून जितने बनेंगे वो कानून उन्हीं के हिसाब से बनेंगे। अब आपको देख लेना है कि आप उनके इस काम का, इस कृत्य का क्या अर्थ लेते हैं, क्योंकि आपके बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप क्या बताते हैं उनको, आप उनको किस दिशा में लेकर के जाते हैं। यदि सच अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, उनकी लूटपाट का अंदाजा उनको नहीं होगा, तो वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं पाएंगे, कभी भी अपने अधिकारों के लिए सोच नहीं पाएंगे। 5 नंबर पार्ट में आज के लिए इतना ही। इससे अगला हिस्सा आपको छठे पार्ट में मिलेगा, तो छठे पार्ट का इंतजार कीजिएगा। कोशिश करेंगे 1 हफ्ते के अंदर हम छठा पार्ट भी आपके सामने ले आए। बीच में इस 23 मार्च के कार्यक्रम की वजह से जो समालखा में मूर्ति की स्थापना की है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, और पीपल चौक का नाम बदल करके शहीद आजम भगत सिंह चौक रख दिया गया है। जनता सरकार मोर्चा के नन्हे बच्चों ने मूर्ति का अनावरण किया और उस मूर्ति की स्थापना की। वो क्रांतिकारी बड़े होकर के इसी भावना के साथ आगे बढ़े और अपने देशवासियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ें, और जो जनता सरकार मोर्चा ने ये बीज बोए हैं क्रांति के, ये बीज जो है अपने अपने अंकुरित होते रहें और भविष्य में एक नए भारत का निर्माण करने के उस संकल्प को दोहराते हुए हम लोग, वो बच्चे आगे बढ़े और हम भी आगे उनको पथ प्रदर्शन करता रहें, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सुनते रहिएगा।